हमारी पिछली मुलाकात के बाद इंडियन फाइनेंशियल मार्केट ने एक रीजनेबल इम्प्रूवमेंट शो किया है। उसके अलावा ईरान और यूएस के बीच में जो पीस टॉक चल रही थी वो सक्सेसफुल होती दिखती है, एंड दैट्स गुड न्यूज़ फॉर अस। ऑयल मार्केट में भी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। इन सब के बीच एक अच्छी न्यूज़ ये है, एफपीआई ने फिर से भारत का रुख किया है। माई सेल्फ प्रशांत शेखर एंड वेलकम यू ऑल इन अनटैंगल विद प्रशांत। होप यू मस्ट बी हैप्पी एंड जॉयफुल। हमने अपने प्रीवियस एपिसोड में एफपीआई को समझने की कोशिश की थी, और मैं अपने सारे व्यूअर्स को थैंक्स कहना चाहता हूं जिन्होंने हमें देखा, सराहा और अपने फीडबैक्स दिए। हम कोशिश करेंगे आपके फीडबैक्स को अपने आने वाले कंटेंट्स में इनकॉर्पोरेट करें और बेहतर कंटेंट बनाएं। आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन होने से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलती है, and that helps us in making better content. Today, we will be taking ahead our previous discussion on FPI. उससे पहले हम कोशिश करेंगे अपने प्रीवियस डिस्कशन का एक क्विक रिकैप करने की। We discussed who are FPIs. हम इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझें कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में की जाती है बाय मीन्स ऑफ परचेजिंग स्टॉक्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और सिक्योरिटी, हम उनको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कहते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ज़रूरी नहीं है कि लार्ज फंड्स हों, ओवरसीज इंडिविजुअल भी एफपीआई इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। आप समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ जिन्हें हम एफपीआई कंसिडर करते हैं, जैसे ब्लैक रॉक, वैनगार्ड ग्रुप, अमेरिकन पेंशन फंड्स। ये कुछ एफपीआई के एग्जाम्पल्स हैं। एफपीआई जब हमारे यहाँ इन्वेस्ट करती है तो जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में बताया था कि उनका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म होता है, एंड दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनी मैनेजमेंट कंट्रोल्स। सो एफपीआई इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड इन द मार्केट विथ स्पेसिफिक लिमिट्स। हम आज उसके बारे में भी बात करेंगे। बिफोर वी अंडरस्टैंड डिस्कस अबाउट एफपीआई इन्वेस्टमेंट लिमिट, आई जस्ट गो बैक अगेन और हम अपने रेगुलेटर्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया था, सेबी विच प्लेज अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग द मार्केट, डिफाइनिंग द प्रिस्क्राइब क्राइटेरियाज फॉर एफपीआई। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग एनफोर्सिंग दोज लिमिट्स ऑन एफपीआई ट्रांजेक्शंस। आरबीआई also plays a crucial role in monitoring and controlling exit and entry of foreign transactions. उसके अलावा आरबीआई का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है टू ओवरसी द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, इफ आई टॉक फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी परस्पेक्टिव। हम इन्वेस्टमेंट को ऐसे समझे कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में तो हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशंस, इंफ्रा, हेल्थ केयर, डिफेंस, एनर्जी और ऐसे बड़े सारे सेक्टर्स हैं। इन सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट करने के लिए कुछ लिमिट्स डिफाइन की गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करते हैं इन लिमिट्स को डिफाइन करने में। इनको हम सेक्टोरल कैप बोलते हैं। अगर इसके बारे में आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप एफडीआई सर्कुलेट्स को रेफ़र करें। वहाँ पे ये स्पेसिफाई किया गया है कि क्या लिमिट्स किस सेक्टर पे अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल, टेलीकम्युनिकेशन पे 100%, बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर 74%। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एफपीआई डू नॉट ओन, कंट्रोल और हैव एनी मैनेजमेंट कंट्रोल्स। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बेस्ड ऑन दिस लिमिट विच आई हैव मेंशन्ड। आपको ऐसा लग रहा हो कि 100% है, 74% है, तो ये मैनेजमेंट कंट्रोल तो है ही। लेकिन एफडीआई सर्कुलर जब निकलती है तो ओवरऑल फाइनेंशियल फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर निकलती है, उसमें एफपीआई भी इंक्लूडेड है। एफपीआई हैव अ पैसिव कंट्रोल, जिनकी लिमिट्स 10% से ऊपर नहीं होती। सो टेक्निकली FPI are prohibited from owning, controlling and having a management control over any segment or any sector in the entity. अभी तक हमने FPI को ब्रीफली अंडरस्टैंड किया, उनकी लिमिट्स को समझा, रेगुलेटर्स के रोल्स को भी समझा है। हम आगे बढ़ते हुए ये समझते हैं कि FPI का हमारे इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल मार्केट पे कैसा इम्पैक्ट होता है, इसको हम ब्रीफली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सी, FPI का इनफ्लो और आउटफ्लो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन आर
markets and also on the multiple benefits or demerits in terms of economics also. So जब फॉरेक्स हमारे देयर इज एन इनफ्लो ऑफ अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट, सो आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स गोज क्वाइट अप, हमारे प्राइसेस शूट करते हैं, अच्छी रैली देखने को मिलती है। ये तो हो गई ट्रेडिंग्स पार्ट जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट स्टॉक मार्केट में दिखता है। उसके अलावा हमारे पास कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, उसको भी हम समझते हैं। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे हिंदुस्तान में होती है तो फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ता है। आप ऐसे समझें, जब भी आपको कुछ खरीदना होगा तो आपको पैसे लगाने होंगे। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं तो फॉर एग्जांपल दे कम्स विद डॉलर्स, दे हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू रुपी, और इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व बेहतर होता है। तो वन, a boost in the forex reserves. Boost in the forex reserves also help us in stability of our Indian currency. उसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व्स जब हमारे पास होते हैं तो हमें क्राइसिस प्रोटेक्शन भी मिलता है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे वॉर सिचुएशंस थी या पैंडमिक था, ऐसे सिचुएशंस में जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर इंपोर्टिंग क्रूड, वी हैव टू पे इन डॉलर्स। जब हमारे रिजर्व्स अच्छे होते हैं तो देर बी ए लेस प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट वाइल मेकिंग एनी सच इम्पोर्ट्स और एनी सच एसेंशियल गुड्स विच इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम द फॉरेन मार्केट। उसके अलावा जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारे इंडिया में होती है तो इट ऑल्सो इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। किसी भी बॉन्ड्स को परचेज करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक प्राइस देनी पड़ती है, और ऑब्वियसली जब हम प्राइस देते हैं तो वी ऑल्सो एक्सपेक्ट अ रिटर्न, उसको हम ईल्ड कहते हैं। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट अग्रेसिव होता है, प्राइस गोज अप, आर ईल्ड एंड और रिटर्न्स रिड्यूस्ड। रिवर्स सेम होता है, जब आउटफ्लो होता है मार्केट से तो बॉन्ड्स गेट प्राइस गेट रिड्यूस्ड, yield get up. So this is one part to it, and we should also understand whenever there is an outflow from the market, एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, एक स्पेकुलेशन क्रिएट होता है और मार्केट काफ़ी रेड दिखती है, जो अभी हमने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा है। लास्ट अगर 6 मंथ्स में देखे हो, देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग डाउनफॉल। Recently market has shown some improvement, but this is what I was talking about। जब FPI का आउटफ्लो होता है तो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे होता है। अगर आप NSDL के FPI के नेट इन्वेस्टमेंट डेटा को देखेंगे तो सिर्फ मई मंथ में, मई 26 के अंदर 32,000 करोड़ से ज़्यादा का आउटफ्लो है। अगर हम जनवरी से लेके जून तक का डेटा को स्टडी करते हैं तो करीबन 2.5 लाख करोड़ का एग्जिट है। इन चीज़ों से हमारी स्टेबिलिटी भी इम्पैक्ट होती है। करेंसी गॉट डेप्रिशिएटेड मोर देन 10% इन अ ईयर। टेक्निकली 6.5% से ज़्यादा का डिक्लाइन अगर हम देखें तो लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में भी हमने देखा है। तो NSDL के डेटा हमें ये बताती है कि हमारे यहाँ से कितना आउटफ्लो हो रहा है, कितना इनफ्लो हो रहा है और हमारा नेट इम्पैक्ट क्या है। दैट टेल्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ FPI इन द इंडियन मार्केट। इसके अलावा हम आगे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मेजर्स लिए जाते हैं और क्या पास्ट में मेजर्स लिए गए हैं या कोई रीसेंट मेजर्स लिया गया है टू कीप देम इंटरेस्टेड इन द मार्केट। जैसा हमने FPI के बारे में डिस्कस किया, हम अब इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट्स कैसे मेजर्स लेती हैं टू कीप FPI इंटरेस्टेड। हम कुछ पास्ट इंसिडेंट को आपको कोट करेंगे हैं एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड which type of measures are taken and what has been the impact of that। आपको मैं पुराने केस पे लेके चलता हूँ। वोडाफोन का एक केस हुआ था 2007 में। वोडाफोन की डच एंटिटी ने एक ट्रांजेक्शन किया शेयर परचेज का इन केमन आइलैंड्स। केमन आइलैंड की कंपनी थी हचसन, जहाँ पे उन्होंने शेयर ट्रांजेक्शन्स हुए और उस ट्रांजेक्शन से वोडाफोन के पास इनडायरेक्टली कंट्रोल हो गया इंडियन एंटिटी का। इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को जब टैक्स अथॉरिटी ने रिव्यू किया तो उनका कहना था कि ये एक कैपिटल गेन है और कैपिटल टैक्स हमें मिलना चाहिए। ये मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट में भी गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने टैक्स अथॉरिटी के फेवर में वर्डिक्ट दिया, विच वॉज लेटर टर्न डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2012। आफ्टर दिस डिसीजन वन अमेंडमेंट, अ लेजिस्लेटिव मूव वॉज डन। उसके थ्रू ये दिखाया गया कि इनकम टैक्स में जो चेंजेस किए गए हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप पे एप्लीकेबल होंगे।
उससे 11,000 करोड़ का टैक्स इम्पोज किया गया वोडाफोन पे। इस चीज़ को देख के फॉरेन इन्वेस्टर्स में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो लूज होने लगा। उनको ऐसा लगा कि अनस्टेबल रूल्स, अनस्टेबल टैक्स रूल्स हैं। उस पर्टिकुलर टाइम में टैक्स टेररिज्म का वर्ड भी इस्तेमाल किया गया। इस चीज़ को देखते हुए गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट ने 2021 के अंदर इस पर्टिकुलर मुद्दे को वापस रीअसेस किया। अगेन एक लेजिस्लेटिव मूव के थ्रू इसको विड्रॉ किया गया एंड दिस हेल्प देम to gain the confidence of FPI so that they come and invest and ensure that हमारे यहाँ अनस्टेबल सिचुएशंस नहीं है, अनस्टेबल टैक्स रूल्स नहीं है। ये एक केस था। हम इसी को टच करते हुए एक और इंसिडेंट को कोट करते हैं। आई बिलीव दैट वाज इन 2018, 2018 में, अप्रैल 18 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर एक चेंज लाया गया। इक्विटी ओरिएंटेड फंड और इक्विटी ट्रांजैक्शंस के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाज एग्जेम्प्ट। बाय दैट मूव एनी कैपिटल गेन बियॉन्ड 1 लाख वाज ब्रॉट अंडर टैक्स एम्बिट। नाउ अंडरस्टैंड, एफपीआई ने यहाँ पे जब इन्वेस्ट किया था तो वहाँ पे एलटीसीजी एग्जेम्प्ट था। उनके अंदर ये खौफ फिर से था कि जैसा वोडाफोन की केस में रेट्रोस्पेक्टिव हुआ, ये भी रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है and that could have an impact on our gain and taxes. इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए एंड कॉन्फिडेंस वापस गेन करने के लिए गवर्नमेंट एक ग्रैंड फादरिंग प्रोविजंस लेके आई थी। क्या होता है ग्रैंड फादरिंग प्रोविजंस, हम इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल से। जब 2018 में प्रोविजन आया तो ये बताया गया कि 31 जनवरी 2018 तक एक ग्रैंड फादरिंग प्रोविजन लगाया जाएगा। उसका मतलब ये होगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट आपने 2018 21 जनवरी से पहले किए थे उस पर जो भी गेन हुआ है उस पर टैक्स नहीं होगा। दैट मीन्स एनी टैक्स बियॉन्ड दैट विल बी, एनी गेन बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर पीरियड विल बी टैक्सेबल। आप ऐसे समझे कि 2014 में आपने 1,000 रुपये में कुछ चीज़ खरीदी और आप 2020 में उसको बेच रहे हैं 3,000 रुपये में, तो टेक्निकली आपका गेन कितना हुआ? 1,000 वर्सेज 3,000, दैट इज 2,000। उसके ऊपर आपको कैपिटल टैक्स लगेगा, एलटीसीजी आप पे एप्लीकेबल होगा। ग्रैंड फादरिंग प्रोविजन लाने से उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 को असेस किया जाएगा। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू 2,500 रुपये है तो आपका जो गेन है वो 3,000 माइनस 2,500 दैट इज 500 होगा इंस्टेड ऑफ 2,000 विद दिस प्रोविजंस। उससे एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि पुराने गेन पे हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा एंड दैट वाज अ सेंस ऑफ गुड मूव फ्रॉम गवर्नमेंट और रेगुलेशंस। इसके अलावा एक और इंसिडेंट था, आई थिंक दैट वाज इन 2019 बजट। वहाँ पे सरचार्ज लगाया गया था, उसको वापस विड्रॉ किया टू प्लीज एफपीआईज। सो इस तरह के मेजर्स गवर्नमेंट्स और रेगुलेटर्स लेते रहते हैं। रिसेंटली भी अगर आप जून मंथ के फर्स्ट वीक में देखे थे, एक ऑर्डिनेंस पास करके एफपीआई को टैक्स रिलीफ दी गई थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एज पर प्रोविजन 12.5% का एलटीसीजी एप्लीकेबल है, बट बाय मेकिंग सच मूव्स दैट पर्टिकुलर टैक्स वाज मेड एग्जेम्प्ट फॉर एफपीआई। सो हमने समझा कि गवर्नमेंट रेगुलेटर्स एफपीआई को कोशिश करते हैं दैट उनका इंक्लिनेशन इंडियन मार्केट पे रहे, कम से कम आउटफ्लो हो, and that will help us in building our market much better. हम इस डिस्कशन के साथ हम अपने एपिसोड के एंड पे आ चुके हैं। हम मुझे धैर्य से सुनने के लिए आप सबका शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड वी विल अगेन कम बैक विद सम बेटर कंटेंट्स। आपको ये कंटेंट्स अच्छा लगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए सो दैट दे कैन ऑल्सो गेन फ्रॉम द टॉपिक। विल कम बैक। थैंक यू।